दोस्तों, कुछ ही रोज़ पहले मैंने हारुकी मुराकामी की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी सामसा इन लव पढ़ी। ये उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन मेन विदाउट वुमेन का एक हिस्सा है और मुझे लगा कि ये कहानी मुझे अपने दोस्तों के साथ, अपने श्रोताओं के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो लीजिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इसी कहानी का हिंदी अनुवाद, जिसे मेटामॉर्फोसिस का सीक्वल कहना गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मुलाकात। और मैं पहले ही आपको वार्न कर दूं कि ये कहानी लंबी है और रिकॉर्डिंग 1 घंटे से ज़्यादा की होगी, इसलिए समय निकाल कर ही इसे सुनना शुरू करिएगा। बढ़ें आगे कहानी की ओर। नींद से जागते ही उसे पता चल गया कि उसका कायांतरण हो गया है और वह ग्रेगोर समसा बन गया है। वह छत को ताकता हुआ पीठ के बल चारपाई पर सीधे लेटा रहा। उसकी आंखों को प्रकाश की अनुपस्थिति से सामंजस्य बनाने में समय लगा। छत हर जगह दिखने वाली सामान्य सी छत थी। कभी उस पर सफेद रंग से अथवा संभवतः हल्का पीलापन लिए सफेद रंग से पुताई की गई होगी, लेकिन वर्षों की धूल और गंदगी ने उसका रंग फटे दूध जैसा कर दिया था। उसमें कोई सजावट नहीं थी, ना ही कोई खास विशेषता। कोई तर्क नहीं, कोई संदेश नहीं। वह अपनी बनावट का उद्देश्य अवश्य पूरा करती थी, पर उससे अधिक किसी बात का दावा नहीं करती थी। उसके बाईं ओर कमरे की एक साइड में एक ऊंची खिड़की थी, किंतु उसके पर्दे हटा दिए गए थे और फ्रेम में लकड़ी के तख्ते कीलें ठोक कर जड़ दिए गए थे। क्षैतिज रूप से लगे दो तख्तों के बीच में लगभग 1 इंच का अंतर रखा गया था। किसी खास उद्देश्य से अथवा यूं ही, यह स्पष्ट नहीं था। उनसे होकर सुबह के सूरज की किरणें चमकती हुई कमरे के फर्श पर समानांतर पंक्तियां बना रही थी। खिड़की इस अनघड़ तरीके से क्यों बंद की गई थी? क्या कोई बड़ा तूफान या टॉर्नेडो आने वाला था? अथवा ये किसी को भीतर आने से रोकने के लिए था, या फिर किसी को बाहर जाने से रोकने के लिए? पीठ के बल लेटे लेटे ही उसने अपना सर घुमाया और बाकी कमरे का जायजा लिया। जिस बेड पर वह लेटा था, उसे छोड़कर कोई अन्य फर्नीचर वहां कमरे में नहीं दिख रहा था। कोई अलमारी नहीं, कोई दराज नहीं, कोई मेज नहीं, कोई कुर्सी नहीं। कोई तस्वीर, घड़ी अथवा दर्पण दीवार पर नहीं थे। न कोई लैंप अथवा प्रकाश का कोई अन्य स्रोत। ना ही उसे फर्श पर कोई दरी अथवा कालीन ही बिछा दिखाई दिया। बस लकड़ी ही लकड़ी। दीवारें किसी जटिल डिजाइन के वॉलपेपर से ढकी थीं, किंतु ये इतना पुराना और घिस चुका था कि प्रकाश कमजोर था। उस पर क्या कोई डिजाइन बनी थी, ये बता पाना लगभग असंभव था। कमरा कभी संभवतः एक सामान्य शयन कक्ष के रूप में उपयोग में लाया जाता रहा होगा, किंतु अब मानव जीवन से संबंध रखने वाली हर वस्तु नोच कर हटा दी जा चुकी थी। जो एकमात्र चीज बची हुई थी, वह थी कोने में पड़ी हुई उसकी एकाकी चारपाई। और उस पर कोई बिस्तर नहीं था, कोई चादर नहीं, कोई रजाई नहीं, कोई तकिया नहीं, बस एक प्राचीन दरी मात्र। समसा को कुछ भान नहीं था कि वह कहाँ था अथवा उसे क्या करना चाहिए। वह केवल इतना जानता था कि अब वह एक मनुष्य था जिसका नाम ग्रेगोर समसा था। और ये बात वह कैसे जानता था? संभवतः ये बात जब वह सोया पड़ा था, किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कही थी। लेकिन ग्रेगोर समसा बनने के पूर्व वह कौन था? वह क्या करता था? जिस क्षण उसने इन प्रश्नों के संबंध में सोचना प्रारंभ किया, उसी क्षण उसके मस्तिष्क में मच्छरों का एक झुंड सा भिनभिनाने लगा। ये झुंड ज्यों-ज्यों उसके मस्तिष्क के कोमल भाग की ओर बढ़ता गया, निरंतर अधिक बड़ा और अधिक सघन होता गया, लगातार भिनभिनाता हुआ। समसा ने सोचना बंद कर देने का निर्णय लिया। समय के इस बिंदु पर कुछ भी सोचने की कोशिश करना बड़ा भारी बोझ था। खैर, अभी तो उसे ये सीखना था कि अपने शरीर को गतिशील कैसे किया जाए। वह यहाँ लेटा हुआ हमेशा ही छत को ताकता नहीं रह सकता था। यह हालत उसके लिए खतरनाक थी। उदाहरण के लिए, किसी शिकारी पक्षी के आक्रमण के दौरान उससे बचने की कोई संभावना नहीं थी। पहले कदम के रूप में उसने अपनी उंगलियों को गतिशील करने का प्रयत्न किया। वे 10 थीं, उसके 2 हाथों से जुड़ी हुई लंबी चीजें। हर एक में कई जोड़ थे, जिसके कारण उनकी गति में सामंजस्य बिठाना बड़ा जटिल हो रहा था। स्थिति को और बदतर बनाते हुए उसका शरीर एकदम सुन्न हो रहा था, मानो वह किसी चिपचिपे गाढ़े द्रव में डूबा था, जिसके कारण अंतिम सिरे तक शक्ति का संप्रेषण कठिन हो रहा था। आखिर में कई बार प्रयत्नों के बाद और असफलताओं के पश्चात, अपनी आंखें बंद करके और मस्तिष्क को एकाग्र करने के पश्चात, वह अपनी उंगलियों को अपने नियंत्रण में ला पाने में सफल रहा। थोड़ा थोड़ा करके वह उनके साथ एक काम करना सीख रहा था। जैसे ही उसकी उंगलियां क्रियाशील हुई,
वह सुन्नपन जो उसके शरीर को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था समाप्त हो गया, परंतु उसके स्थान पर जैसे ज्वार के उतर जाने के पश्चात कोई चट्टान प्रकट हो जाती है, उसने अत्यंत तीव्र पीड़ा का अनुभव किया। समसा को ये समझने में कुछ समय लगा कि ये पीड़ा भूख थी। उसके लिए भोजन की यह अदम्य इच्छा एकदम नई थी, अथवा कम से कम उसे इस तरह के किसी अनुभव की स्मृति नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने एक हफ्ते से एक कौर भी ना खाया हो, मानो उसके शरीर का केंद्र बिंदु अब एक क्षुधातुर शून्य हो। उसकी हड्डियां चटचटाई, उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आया, उसकी देह में ऐंठन सी होने लगी। यह पीड़ा सहन करने में अपने को अक्षम पाकर समसा ने दरी पर अपनी कोहनियां टिकाई और थोड़ा थोड़ा करके अपने को ऊपर उठाने का प्रयत्न करने लगा। इस प्रक्रिया में उसकी रीढ़ की हड्डी से कई बार मंद और कष्टदायक कड़कड़ाहट हुई। हे भगवान, समसा ने सोचा, मैं यहाँ कितने समय से लेटा हुआ था। उसके शरीर ने हर हरकत का विरोध किया, लेकिन वह संघर्ष करता रहा, अपनी सारी शक्ति जुटाकर, जब तक कि आखिर में वह उठकर बैठ जाने में सफल नहीं हो गया। समसा ने अपनी नग्न देह की ओर निराशा से देखा। ये कितनी खराब तरीके से निर्मित थी, खराब से भी खराब। इसमें आत्मरक्षा का कोई साधन नहीं था। कोमल सफेद त्वचा बस नाम मात्र के बालों से ढकी हुई, और उसमें से झांकती नीली रक्त वाहिकाएं, एक नाजुक असुरक्षित पेट, हास्यपद और असंभव आकार के जननांग, लटकी हुई भुजाएं और टांगें, बस दो, केवल दो। एक पतली सी सरलता से टूट सकने वाली गर्दन, एक विशाल अनुपातहीन आकार का सिर जिसके ऊपर कुछ कड़े रूखे बाल, दो विचित्र कान समुद्री घोंघों की भांति बाहर की ओर निकले हुए। क्या ये चीज वास्तव में वही है? क्या कोई शरीर संसार में जीवित बचे रहने के लिए इतना विचित्र, नष्ट किए जाने के लिए इतना आसान, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, आक्रमण हेतु बिना किसी हथियार के हो सकता है? वह किसी मछली के रूप में रूपांतरित क्यों नहीं हुआ, अथवा एक सूरजमुखी के रूप में? किसी भी रूप में एक मछली अथवा एक सूरजमुखी होना एक मनुष्य ग्रेगोर समसा होने के मुकाबले अधिक तर्कसंगत था। अपने को समेटकर उसने बेड के किनारे से अपने पैर नीचे लटकाए, जब तक कि उसके तलुए फर्श का स्पर्श नहीं करने लगे। नग्न लकड़ी की अनपेक्षित ठंडक के कारण उसके मुंह से आह से निकल गई। अनेक असफल प्रयत्नों, जिनके परिणाम स्वरूप वह फर्श पर धड़ाम होता रहा, के पश्चात अंत में वह अपने दो पैरों पर स्वयं को संतुलित करने में सफल हो गया। सहारे के लिए चारपाई का फ्रेम पकड़े वह घायल और चोटिल वहां खड़ा रहा। उसका सिर अनावश्यक रूप से भारी और स्थिर रख पाने के लिए कठिन लग रहा था। उसके बगलों से पसीना बहने लगा था और तनाव के कारण उसके जननांग सिकुड़ गए थे। उसने कई बार गहरी सांसें ली। उसके पश्चात उसकी अकड़ी हुई मांसपेशियां फिर से आरामदायक स्थिति में आने लगीं। एक बार जब वह खड़ा हो गया तो उसे अब चलना सीखना था। दो पैरों के सहारे चलना एक प्रकार की यातना जैसा था, हर कदम किसी पीड़ा के अभ्यास जैसा। किसी भी प्रकार से देखने पर अपने दाएं और बाएं पैर को क्रमिक रूप से एक के बाद एक आगे बढ़ाना उसे एक असंगत संभाव्यता लग रही थी, जो सभी प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध थी। जबकि अपनी आंखों से जमीन की अत्यधिक दूरी के कारण वह भय से सिकुड़ता सा जा रहा था। उसे अपने कूल्हों और घुटनों के जोड़ों के बीच सामंजस्य बिठाना सीखना था। हर बार जब वह आगे की ओर कदम बढ़ाता, उसके घुटने कंपकपाने लगते और वह दोनों हाथों से दीवार का सहारा लेकर अपने को स्थिर करता। लेकिन वह जानता था कि वह इस कमरे में हमेशा नहीं रह सकता। यदि उसे भोजन नहीं मिला, और वह भी शीघ्र, तो उसका भूख से छटपटाता पेट उसका अपना ही मांस खा डालेगा और फिर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वह दीवार को पकड़े पकड़े दरवाजे की ओर सरकने लगा। इस यात्रा में घंटों का समय लगने की सी अनुभूति हो रही थी। यद्यपि उसके पास पीड़ा के अतिरिक्त समय को मापने का कोई और तरीका नहीं था। उसका चलना अजीब सा था और गति अत्यंत धीमी। वह बिना किसी चीज का सहारा लिए आगे नहीं बढ़ सकता था। उसे पूरी आशा थी कि सड़क पर उसे अपंग की तरह देखेंगे। उसने दरवाजे के हत्थे को पकड़ा और खींचा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। बाहर धकेलने का भी यही परिणाम रहा। फिर उसने हत्थे को दाईं ओर घुमाया और खींचा। दरवाजा हल्की सी चरमराहट के साथ आधा खुल गया। उसने खुले दरवाजे से अपना सिर निकालकर बाहर की ओर देखा। हॉल सुनसान था। वह इस तरह शांत था जैसे किसी महासागर की तलहटी। उसने दरवाजे से अपना बायां पैर बाहर निकाला, अपने शरीर के ऊपरी भाग को बाहर की ओर धकेला और दाएं पैर से उसका अनुगमन किया।
वह दीवार पर हाथ रखे धीरे धीरे गलियारे में चलने लगा। हॉल में 4 दरवाजे थे, उस एक को लेकर जिसका उसने अभी अभी उपयोग किया था। सभी एक जैसे थे, गहरे रंग की लकड़ी के बने हुए। उनके पीछे क्या अथवा कौन था, उसे उन दरवाजों को खोलकर यह बात पता करने की इच्छा हुई। संभवतः तभी उसे वे रहस्यमय स्थितियां समझ में आ सकती थी जिसमें उसने स्वयं को पाया था, अथवा उसने कोई सूत्र जैसा खोज लेता। कुछ भी हो, वह हर दरवाजे के सामने से जितना संभव था कम से कम आवाज करता हुआ गुजरा। पेट भरने की आवश्यकताओं ने उसकी जिज्ञासा को पछाड़ दिया था। उसे खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कुछ चाहिए था, और अब वह जान गया था कि ये उसे कहाँ मिल सकता था। बस सुगंध का पीछा करो, उसने सूंघते हुए सोचा। ये पके हुए भोजन की खुशबू थी जिसके नन्हे कण हवा में उड़कर उस तक आए थे। घ्राणेंद्रियों द्वारा उसके नाक में एकत्रित की गई सूचना उसके मस्तिष्क को संचारित की जा रही थी। बहुआयामी प्रत्याशा तीव्र उत्कंठा का सृजन करती हुई, जिसके कारण उसे अपनी अंतड़ियां ऐंठती सी प्रतीत हो रही थीं, जैसे कोई अनुभवी यातना देने वाला उन्हें पकड़कर ऐंठ रहा हो। उसके मुंह में लार की बाढ़ सी आ गई। यद्यपि सुगंध के स्रोत तक पहुंचने के लिए उसे तेज ढाल वाली सीढ़ियां कुल 17 उतरकर नीचे जाना था। उसे समतल फर्श पर चलने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में उन सीढ़ियों से उतरना निश्चय ही एक सचमुच का दुस्वप्न होगा। उसने रेलिंग को दोनों हाथों से पकड़ा और उतरना आरंभ किया। उसके नाजुक टखने उसके भार से ध्वस्त होने को तैयार थे और वह लगभग लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से नीचे गया। इन सीढ़ियों का रास्ता तय करते समय समसा के मस्तिष्क में क्या था? अधिकांश समय मछली और सूरजमुखी। यदि मैं एक मछली अथवा सूरजमुखी के रूप में रूपांतरित हुआ होता, मैं अपना जीवन शांति से व्यतीत कर सकता था, उसने सोचा, बिना इस तरह सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाने हेतु संघर्ष किए। जब समसा 17वीं सीढ़ी पार कर एकदम नीचे पहुंच गया, उसने अपने को सीधा किया और अपनी शेष शक्ति एकत्र कर उस दिशा की ओर चल पड़ा जिधर से वह ललचाती हुई सुगंध आ रही थी। उसने ऊंची छत वाले प्रवेश कक्ष को पार किया और भोजन कक्ष के खुले दरवाजे में प्रविष्ट हुआ। भोजन एक विशाल अंडाकार टेबल पर सजा हुआ था। वहां 5 कुर्सियां थी, लेकिन किसी व्यक्ति का कोई निशान मात्र नहीं था। भोजन के पात्रों से भाप के सफेद गुच्छे उठ रहे थे। टेबल के बीच में शीशे के एक फूलदान में 1 दर्जन लिली के फूल रखे हुए थे। 4 जगह नैपकिन और कटलरी करीने से लगी थी, जो देखने मात्र से ही अनछुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ समय पहले ही लोग नाश्ता करने के लिए बैठे थे, जब किसी आकस्मिक और अप्रत्याशित घटना ने उन्हें वहां से भागने पर विवश कर दिया। क्या हुआ था? वे सब कहाँ चले गए, अथवा वे कहाँ ले जाए गए? क्या वे अपना नाश्ता करने के लिए वापस आएंगे? लेकिन समसा के पास ऐसे प्रश्नों पर विचार करने का समय नहीं था। सबसे पास की कुर्सी में गिरते हुए जो भी भोजन उसकी पहुंच में आया, उसने उसे दोनों हाथों से अपने मुंह में ठूंसना आरंभ कर दिया, छुरी, चम्मच, कांटों और नैपकिन्स को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। उसने ब्रेड के टुकड़े लिए और उन्हें बिना जैम अथवा मक्खन के ही खा डाला। मोटे मोटे उबले हुए सॉसेज को समूचा ही निकल गया। उबले अंडों को उसने इस तेजी से गड़प किया कि लगभग उन्हें छीलना ही भूल गया। ढेर से मसले आलू जो अभी भी गर्म थे और अचार को उंगलियों से ही खा डाला। वह इन सब को एक साथ चबाता रहा और जग के पानी के सहारे उन्हें निकल गया। स्वाद का उसके लिए कोई महत्व नहीं था। स्वादिष्ट अथवा फीका, मसालेदार अथवा खट्टा, उसके लिए सब एक जैसे थे। जो कुछ महत्वपूर्ण था वह उसके भीतर के विशाल गड्ढे को भरना था। उसने पूरी एकाग्रता के साथ खाया, मानो समय के विरुद्ध दौड़ लगा रहा हो। वह खाने में इतना मगन था कि अपनी उंगलियां चाटते समय एक आध बार गलती से उन्हें ही चबा गया। चारों तरफ खाने के टुकड़े बिखरे हुए थे, और एक बार जब वह प्लेट नीचे गिरकर टूट गई, उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब समसा पेट भर खाने के बाद सांस लेने के लिए रुका, तब लगभग कुछ भी शेष नहीं बचा था और डाइनिंग टेबल का दृश्य भीषण था। लग रहा था मानो झगड़ालू कौओं का एक झुंड किसी खुली खिड़की से आया हो और गले तक खाना भरने के पश्चात फिर वापस उड़ गया हो। केवल एक चीज अछूती रह गई थी, वह था लिली के फूलों वाला फूलदान। यदि वहां कम मात्रा में भोजन रहा होता तो शायद वह उनका भी भक्षण कर गया होता। वह अपनी कुर्सी में देर तक स्तंभित सा बैठा रहा। टेबल पर दोनों हाथ रखे वह अध खुली खिड़की से लिली के फूलों को देखता रहा और लंबी धीमी सांसें लेता रहा, जबकि खाए गए भोजन ने उसके पाचन तंत्र में अपनी राह बनानी शुरू कर दी थी, ग्रास नली से आंतों तक।
संतुष्टि का एक भाव उसके भीतर चढ़ते हुए ज्वार की भांति उठ रहा था। उसने धातु का एक बर्तन उठाया और चीनी मिट्टी के कप में अपने लिए कॉफी उड़ेली। तीव्र महक से उसे कोई चीज याद आने लगी, मानो वह भविष्य में से वर्तमान को इकट्ठा कर रहा था। जैसे समय दो भागों में बट गया हो, जिसमें स्मृति और अनुभव एक चक्रीय गति से घूम रहे हों, एक दूसरे का अनुगमन करते हुए। उसने ढेर सी क्रीम अपनी कॉफी में डाली, उसे अपनी उंगली से हिलाया और पी गया। यद्यपि कॉफी ठंडी हो चली थी, लेकिन थोड़ी सी गर्माहट शेष थी। उसने उसे अपने गले के नीचे उतारने से पूर्व अपने मुंह में अनुभव किया। उसे लगा इससे वह कुछ हद तक शांत हो गया है। एकाएक उसे सर्दी महसूस होने लगी। भूख की गहनता ने उसके अन्य संवेदों को कुंद कर रखा था। अब जबकि वह संतुष्ट हो चुका था, सुबह की ठंड ने उसे कंपा दिया। आग बुझ चुकी थी, कोई भी हीटर चालू नहीं किया था। इन सब बातों से ऊपर वह एकदम नग्न था, उसके पैर तक नंगे थे। वह जानता था कि उसे पहनने के लिए कुछ खोजना पड़ेगा। इस तरह तो बहुत ठंड लग रही थी। सबके ऊपर यदि कोई आ गया तो उसकी नग्नता का मुद्दा बन सकता था। दरवाजे पर कोई दस्तक दे सकता था। वे लोग जो कुछ समय पूर्व नाश्ता करने वाले थे वापस लौट सकते थे। यदि वे लोग उसे इस दशा में पाएंगे तो कौन जाने उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। वह ये सब समझ गया। उसने इन बातों की कल्पना नहीं की थी, ना ही उन्हें बौद्धिक चिंतन से जाना पड़ा था। वह ये सब जानता था, साफ और स्पष्ट रूप से। समसा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये जानकारी उसमें किस तरह कहाँ से आई। संभवतः ये उन्हीं घूर्णन करती स्मृतियों की देन थी जो उसके भीतर घुमड़ रही थी। वह कुर्सी से उठा और सामने हॉल की ओर चल दिया। वह अब भी अजीब लग रहा था, पर कम से कम वह बिना किसी चीज का सहारा लिए अपने दो पैरों पर खड़ा हो सकता था और चल सकता था। हॉल में लोहे का बना एक छतरी स्टैंड था, जिसमें कई टहलने की छड़ियां रखी थी। उसने उनमें से चलने में सहारे हेतु ओक की एक छड़ी खींचकर निकाली। उसका मजबूत सिरा पकड़ते ही उसे आराम और उत्साह की अनुभूति हुई। और अब उसके पास लड़ने के लिए एक हथियार भी था, यदि पक्षी उस पर आक्रमण करते। वह खिड़की के पास गया और पर्दों के अंतराल से बाहर की ओर देखने लगा। मकान एक गली की ओर खुलता था। यह बहुत बड़ी गली नहीं थी, ना ही उसमें बहुत अधिक लोग थे। जो भी हो, उसने नोटिस किया कि जितने भी लोग वहां से गुजर रहे थे, पूरी तरह कपड़े पहने हुए थे। कपड़े अलग अलग रंगों और ढंग के थे। आदमी और औरतों ने अलग अलग तरह के कपड़े पहन रखे थे। उनके पांवों में चमड़े के जूते थे। कुछ चमकते पॉलिश किए हुए बूट भी पहने थे। वह सड़क पर उनके बूटों के तल्लों की खटखट सुन सकता था। बहुत सारे आदमियों और औरतों ने हैट पहन रखा था। लग रहा था वे अपने दो पैरों पर चलने और अपने जननांगों को ढक के रखने के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे। समसा ने हॉल में लखे दर्पण में अपने प्रतिबिंब की तुलना बाहर टहलते लोगों से की। जिस आदमी को उसने शीशे में देखा, वह एक अस्त व्यस्त सा मरियल सा दिखने वाला प्राणी था। उसके पेट पर सालन फैला हुआ था और पेडू के नीचे के बालों में ब्रेड के टुकड़े रुई के फाहों की तरह चिपके हुए थे। उसने अपने हाथों से गंदगी साफ की। उसने सोचा कि मुझे अपने शरीर को ढकने के लिए कुछ खोजना चाहिए। उसने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा, चिड़ियों को तलाशते हुए, लेकिन दूर दूर तक कोई चिड़िया नहीं थी। मकान के भूतल में एक हॉल, एक डाइनिंग रूम, एक रसोई और एक लिविंग रूम था, लेकिन उनमें पहनने के कपड़ों से मिलता जुलता कुछ भी नहीं था। इसका अर्थ था कि कपड़े पहनने और उतारने का काम कहीं और होता था, संभवतः दूसरी मंजिल के किसी कमरे में। समसा सीढ़ियों के पास वापस गया और ऊपर चढ़ने लगा। उसे जानकर आश्चर्य हुआ कि ऊपर जाना नीचे उतरने की तुलना में कितना आसान था। रेलिंग पकड़कर वह 17 सीढ़ियां अपेक्षाकृत अधिक गति से, बिना किसी अनावश्यक दर्द अथवा भय के चढ़ पाने में सफल रहा। एक बार बीच में सांस लेने के लिए रुकने, यद्यपि अधिक समय तक नहीं, के बावजूद। कहा जा सकता है कि भाग्य उसके साथ था, क्योंकि दूसरी मंजिल के किसी कमरे में ताला नहीं लगा था। बस उसे दरवाजे के हत्थे को घुमाना था और दरवाजा खुल जाता था। कुल 4 कमरे थे और उस एकमात्र बर्फीले कमरे को छोड़कर जिसमें वह जागा था, शेष सभी कमरे आरामदायक तरीके से फर्निश्ड थे। सभी में एक बेड था और साफ सुथरे बिस्तर बिछे थे। एक ड्रेसिंग टेबल, एक पढ़ने की मेज, दीवार अथवा छत में लगा एक लैंप और फर्श पर दरी अथवा कालीन, जिस पर महीन कसीदाकारी थी। किताबें अपनी जगह पर व्यवस्थित तरीके से रखी थीं और प्राकृतिक दृश्यों के तैलचित्र दीवारों की शोभा बढ़ा रहे थे। हर कमरे में फूलों से सजा एक शीशे का फूलदान था। किसी भी कमरे की खिड़की में खुरदुरे तख्ते नहीं जड़े थे। उन सभी कमरों की खिड़कियों पर रेशमी पर्दे थे, जिनसे होकर रोशनी ऊपर से बरसते आशीर्वाद की भांति भीतर आ रही थी।
सभी बिस्तरों को देखकर लग रहा था कि कोई कुछ देर पहले ही उन पर सोता रहा है। मैं तकियों पर सिरों के निशान देख सकता था। दान की बछिया के दांत नहीं गिनते। सबसे बड़े कमरे की अलमारी में समसा को अपने साइज का एक गाउन मिला। ये कुछ ऐसा लग रहा था जिसे समसा आसानी से इस्तेमाल कर सकता था। उसे कुछ पता नहीं था कि अन्य कपड़ों का क्या करना है, उन्हें कैसे पहनना है। वे कुछ अधिक जटिल थे। बहुत सारे बटन तो एक बात थी, उसे ये भी नहीं पता था कि उनका ऊपरी हिस्सा कौन है और निचला कौन, सामने का कौन और पीछे का कौन, किसे बाहर पहनना था और किसे उसके नीचे। इसके विपरीत ड्रेसिंग गाउन काफी सरल, स्वाभाविक और सजावट से मुक्त था। उसका हल्का कोमल कपड़ा उसे अपनी त्वचा पर अच्छा अनुभव हो रहा था और उसका रंग गहरा नीला था। उसने उसी से मैच करते चप्पल भी पहन लिए। उसने ड्रेसिंग गाउन अपने नग्न शरीर पर पहन लिया और काफी प्रयत्न के पश्चात कमर में उसकी बेल्ट कसने में भी सफल रहा। अब गाउन और चप्पल पहनने के बाद उसने स्वयं को आईने में देखा। यह निश्चय ही इधर उधर नग्न टहलने से बेहतर था। यह निश्चय ही पर्याप्त गर्म नहीं था, किंतु जब तक वह घर के भीतर ही रहता यह ठंड को दूर भगाने के लिए पर्याप्त था। सबसे अधिक अब उसे इस बात की चिंता नहीं करनी थी कि उसकी कोमल त्वचा दुष्ट चिड़ियों के लिए एकदम खुली थी। जब दरवाजे की घंटी बजी, समसा मकान के सबसे बड़े कमरे में सबसे बड़े बेड पर सो रहा था। हल्की रजाई के नीचे गर्मी थी, ऐसी आरामदायक मानो वह किसी अंडे के भीतर सो रहा हो। वह स्वप्न से जागा। वह उसे याद नहीं रख पाया था, लेकिन वह सुखद और आनंदपूर्ण था। मकान में गूंजती घंटी की प्रतिध्वनि से उसे ठंडी वास्तविकता वापस ले आई। उसने अपने आप को बिस्तर से बाहर निकाला, अपने गाउन की बेल्ट बांधी, गहरे नीले रंग की चप्पलें पहनी, अपने काले रंग की छड़ी उठाई और रेलिंग पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। पहली बार के मुकाबले इस बार उतरना काफी आसान था, फिर भी गिरने का खतरा बना ही हुआ था। वे अपनी सावधानी छोड़ना नहीं गवारा कर सकता था। उसने अपने पैरों को देखते हुए एक बार में एक सीढ़ी पार की, जिस दौरान दरवाजे की घंटी लगातार बजती रही। जो भी घंटी बजा रहा था निश्चय ही सबसे अधीर और जिद्दी व्यक्ति था। अपने बाएं हाथ में छड़ी लिए समसा मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। उसने हत्थे को दाईं ओर घुमाया और खींचा। दरवाजा खुल गया। बाहर एक छोटी सी स्त्री खड़ी थी, एक बहुत छोटी स्त्री। यह एक आश्चर्य ही था कि वह घंटी तक पहुंचने में सफल रही थी। जब उसने ध्यान से देखा तब उसे समझ में आया कि उसका आकार मुद्दा नहीं था। यह उसकी पीठ थी जो स्थायी रूप से झुकी हुई थी। इससे उसका आकार छोटा लगता था, यद्यपि उसका ढांचा सामान्य आकार का था। उसने अपने बालों को रबर बैंड से बांध रखा था ताकि वे उसके चेहरे पर ना गिरे। उसके बाल गहरे बादामी रंग के और खूब घने थे। वह ट्वीड का घिसा हुआ जैकेट और ढीला ढाला स्कर्ट पहनी हुई थी जो उसके टखनों तक जाता था। उसने अपने गले में एक स्कार्फ लपेट रखा था। वह कोई हैट नहीं पहनी थी। उसके पैरों में लंबे फीते वाले जूते थे और उसकी उम्र 20 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी। अभी उसमें कुछ लड़कपन सा बचा हुआ था। उसकी आंखें बड़ी थीं, उसकी नाक छोटी और उसके होंठ एक और थोड़े टेढ़े थे, जैसे पतला चंद्रमा। उसकी गहरी भौहें उसके माथे के आर पार एक सीधी रेखा बनाती थीं, जिसमें वह थोड़ी संशयात्मक दिखती थी। क्या ये समसा का आवाज है? युवती ने अपना सिर उठाने और उसे देखने का उपक्रम करते हुए पूछा। फिर उसने अपनी देह को ऊपर से नीचे तक घुमा दिया, उसी तरह जैसे पृथ्वी किसी गंभीर भूकंप के दौरान घुमा देती है। वह एकाएक स्तंभित रह गया। फिर उसने अपने को व्यवस्थित किया। जी हाँ, उसने कहा। चूंकि वह ग्रेगोर समसा था, इसलिए इसके समसा के आवाज होने की संभावना थी। किसी भी रूप में ऐसा कह देने में कोई हानि नहीं हो सकती थी। फिर भी ऐसा लगा मानो युवती को उसका जवाब अधिक संतोषजनक नहीं लगा। उसकी भौहें हल्की सी टेढ़ी हो गई। संभवतः उसने उसकी आवाज में मौजूद थोड़े से अनिश्चय को भांप लिया था। तो ये निश्चित रूप से समसा का ही आवाज है? उसने तीखी आवाज में पूछा, जैसे एक अनुभवी द्वार रक्षक किसी अस्त व्यस्त आगंतुक से पूछताछ कर रहा हो। मैं ग्रेगोर समसा हूँ। समसा ने जितना संभव था उतनी निश्चिंतता से कहा। कम से कम इस बात का उसे पूरा निश्चय था। मैं आशा करती हूँ कि तुम सही हो। उसने अपने पैरों के पास रखे कपड़े के एक झोले को उठाते हुए कहा। ये बैग काले रंग का था और बहुत भारी लग रहा था। कई जगह से घिसा हुआ था और कई लोगों के स्वामित्व में रह चुका प्रतीत हो रहा था। तो फिर आओ हम शुरू करें। बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह घर के भीतर चली गई। समसा ने उसके पीछे दरवाजा बंद किया। वह उसे ऊपर से नीचे देखती हुई वहीं खड़ी रही। ऐसा लग रहा था मानो उसके गाउन और चप्पलों ने उसके अंदर संदेह उत्पन्न कर दिया था। लग रहा है मैंने तुम्हें सोते से जगा दिया, उसने कहा। उसकी आवाज़ ठंडी थी। जी बिल्कुल ठीक है, समसा ने उत्तर दिया। वह उसके गहरे भावों को देखकर कह सकता था कि उसने कपड़े इस अवसर के लिए खराब चुने थे। मुझे अपने कपड़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, वह कहता गया,
इसके भी कारण हैं। युवती ने उसे नज़रअंदाज किया। तो फिर? उसने होठों को दबाकर कहा। तो फिर? उसने दोहराया। तो फिर वह ताला कहाँ है जिसमें समस्या है? युवती ने कहा। ताला? जी, ताला जो खराब हो गया है, उसने कहा। तुमने हमें आकर उसे ठीक करने को कहा था। ओह, समसा ने कहा। खराब ताला। समसा ने अपने मस्तिष्क को खूब टटोला। जल्दी में वह किसी एक चीज पर एकाग्र नहीं हो पा रहा था। हालांकि एक बार फिर मच्छरों का वही काला झुंड फिर उसके मस्तिष्क में उठ खड़ा हुआ था। मैंने कोई बात खास तौर से किसी ताले के संबंध में नहीं सुनी है, उसने कहा। मेरे अनुमान में वह दूसरी मंजिल के किसी कमरे का होना चाहिए। युवती ने उसकी ओर ध्यान से देखा। तुम्हारे अनुमान से? उसने उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा, और उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई थी। एक भौं अविश्वास से टेढ़ी हो गई। किस कमरे का दरवाजा है? समसा अपने चेहरे पर आती लाली महसूस कर सकता था। ताले के बारे में उसकी अनभिज्ञता ने उसकी स्थिति को हास्यपद बना दिया था। उसने बोलने के लिए अपना गला साफ किया, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। मिस्टर समसा, क्या आपके माता पिता घर पर हैं? मैं समझती हूँ ये बेहतर होगा यदि मैं उन लोगों से बात करूं। वे किसी काम से बाहर गए लगते हैं, समसा ने कहा। काम से? उसने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। इन सब संकटों के दौरान? मुझे वास्तव में कुछ पता नहीं है। जब मैं आज सुबह उठा, सब लोग जा चुके थे, समसा ने कहा। दुखद, युवा स्त्री ने कहा। उसने एक गहरी सांस ली। हमने उन्हें बताया था कि कोई आज इस समय आएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। युवती उसी जगह कुछ क्षण खड़ी रही, फिर धीरे धीरे उसकी टेढ़ी हुई भौं सीधी हो गई। उसने समसा के बाएं हाथ में टहलने वाली काली छड़ी देखी। क्या तुम्हारे पैर में कोई समस्या है, ग्रेगोर समसा? हाँ, थोड़ी सी। उसने पहले से ही तैयारी कर ली थी। युवती ने एक बार फिर एकाएक अपने शरीर को मरोड़ा। समसा को कुछ समझ में नहीं आया कि इस हरकत का क्या अर्थ है अथवा क्या उद्देश्य है। फिर भी वह प्राकृतिक रूप से उस जटिल अंग संचालन की ओर आकृष्ट हुआ। ठीक है, फिर क्या करना चाहिए? युवती ने ऊबे स्वर में कहा। आओ, हम दूसरी मंजिल के दरवाजे देखते हैं। मैं पुल से होती हुई सारे शहर को पार कर इस सारी भयानक उठापटक के बीच में इसलिए यहाँ तक आई, वास्तव में जीवन का खतरा उठाकर। इसलिए कहना बहुत अर्थपूर्ण नहीं होगा कि वास्तव में यहाँ कोई नहीं है, मैं फिर आऊंगी। क्या होगा? यह भयानक उठापटक? समसा समझ नहीं पाया कि वे किस चीज के बारे में बात कर रही है। क्या आश्चर्यजनक परिवर्तन हो रहे हैं? लेकिन उसने विवरण ना जानने का निर्णय लिया। बेहतर होगा कि वे अपनी अज्ञानता को और ना खुलने दे। कमर झुकाकर युवती ने अपना काला भारी बैग दाएं हाथ में उठाया और सीढ़ियों की ओर जाने हेतु संघर्ष करने लगी, किसी रेंगते हुए कीड़े की भांति। समसा इसके पीछे संघर्ष कर रहा था, रेलिंग पर अपना हाथ रखे हुए। उसका झुका हुआ शरीर उसके प्रति संवेदना उत्पन्न कर रहा था। वह उसे किसी चीज की याद दिला रहा था। युवती सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर खड़ी हो गई और उसने गलियारे पर एक नजर डाली। तो उसने कहा, इन्हीं चार में से किसी एक का ताला खराब है, ठीक? समसा का चेहरा लाल हो गया। हाँ, उसने कहा, इन्हीं में से एक। वह हॉल के अंत में बाईं ओर वाला हो सकता है, शायद, उसने खुशामद सी करते हुए कहा। यह वही कमरा खाली था जिसमें वह आज सोए जागा था। यह हो सकता है, युवती ने जीवन विहीन आवाज में कहा, मानो कोई बुझा हुआ अलाव हो। संभवतः। वह समसा के चेहरे का जायजा लेने के लिए मुड़ी। ऐसे ही कहा, समसा ने कहा। युवती ने फिर से गहरी सांस ली। ग्रेगोर समसा, उसने रूखी आवाज में कहा, तुमसे बात करना आनंददायक है। कितना समृद्ध शब्द भंडार, और तुम हमेशा मुद्दे की बात करते हो। फिर उसका स्वर बदल गया। खैर, कोई बात नहीं। आओ, हम सबसे पहले गलियारे के आखिरी में बाएं दरवाजे को ही चेक करते हैं। युवती दरवाजे तक गई। उसने हत्थे को दाएं बाएं घुमाया और धकेला। वह भीतर की ओर खुल गया। कमरा वैसे ही था जैसा ये पहले था। एक चारपाई और एक दरी जो किसी तरह साफ नहीं कही जा सकती थी। फर्श भी खाली था। खिड़कियों में तख्ते जड़े हुए थे। युवती ने सब देखा होगा, लेकिन उसने आश्चर्य का कोई भाव अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसकी भाव भंगिमा बता रही थी कि इसी तरह के कमरे सारे शहर में पाए जा सकते थे। वह नीचे झुकी, काला बैग खोला, एक सफेद कपड़ा निकाला और उसे फर्श पर बिछा दिया। फिर उसने बहुत सारे औजार निकाले, जिन्हें कपड़े पर पंक्तिबद्ध रख दिया, जैसे कोई कठोर यातना देने वाला किसी शिकार के समक्ष अपने औजारों का प्रदर्शन कर रहा हो। मध्यम मोटाई का एक तार चुनकर उसने उसे ताले में डाला और अनुभवी हाथों से भिन्न भिन्न कोनों पर घुमाया।
उसकी आंखें एकाग्रता के लिए सिकुड़ गई थीं और कान सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि सुनने हेतु तत्पर थे। फिर उसने एक और पतला तार चुना और यही प्रक्रिया दोहराई। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसकी कठोर मुखाकृति टेढ़ी हो गई, एक चीनी तलवार की भांति। उसने एक बड़ी सी टॉर्च ली और अपनी आंखों में काली चमक लिए ताले का विस्तार से परीक्षण करने लगी। क्या तुम्हारे पास इस ताले की चाबी है? उसने समसा से पूछा। मुझे कुछ पता नहीं कि चाबी कहाँ है, उसने ईमानदारी से कहा। ग्रेगोर समसा, कभी कभी तुम पर मर जाने का दिल करता है, उसने कहा। इसके बाद उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने एक पंक्ति से रखे औजारों में से एक पेचकस उठाया और ताले को दरवाजे से निकालने का प्रयत्न करने लगी। उसकी गति धीमी और सावधान थी। वह बार बार शरीर को घुमाने और झटकने के लिए रुकती थी, जैसा उसने पहले किया था। जब वह उसके पीछे खड़ा हो उसको इस तरह काम करते देख रहा था, समसा की खुद की देह ने विचित्र तरीके से प्रतिक्रिया देनी आरंभ कर दी। उसका समूचा शरीर ही गर्म हो रहा था। उसके नथुने फैल रहे थे। उसका मुंह इतना सूख गया था कि जब तक वह थूक निगलता तो तेज आवाज आती। उसके कानों की लवें जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उत्तेजित हो रहा था। ताला निकाल लेने के पश्चात युवती उसे लेकर खिड़की से आती सूरज की रोशनी में उसका परीक्षण करने हेतु चली गई। उसने उसे एक पतले तार से कोंचा और उसमें क्या आवाज होती है ये देखने के लिए उसे जोर से हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था और होंठ बंद थे। अंत में उसने फिर लंबी सांस ली और समसा की ओर मुड़ी। इसके भीतर के पुर्जे खराब हो गए हैं, युवती ने कहा। यह एक मजबूत ताला है जैसा तुमने बताया था। ये ठीक है, समसा ने कहा। नहीं, ये ठीक नहीं है, युवती ने कहा। कोई तरीका नहीं है जिससे मैं इसे तुरंत ही ठीक कर सकूं। ये एक विशेष प्रकार का ताला है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी और मेरे पिता या कोई भाई इस पर काम करेंगे। वे शायद इसे ठीक कर दें। मैं अभी सीख रही हूँ। मैं केवल सामान्य तालों की ही मरम्मत कर पाती हूँ। ओह, मैं समझा, समसा ने कहा। तो इस युवती के पिता और कई भाई हैं, ताला मरम्मत करने वालों का एक पूरा परिवार। वास्तव में मेरे एक भाई को आज यहाँ आना था, लेकिन वहाँ भीड़ के कारण जाम होने से उन्होंने इस जगह मुझे भेज दिया। पूरे शहर में चेक पॉइंट बन गए हैं। उसने अपने हाथ में लिए ताले की ओर देखा। लेकिन ये ताला इस तरह से कैसे खराब हुआ? अजीब बात है। लगता है किसी ने किसी विशेष औजार से इसके भीतर के पुर्जों को बाहर खींच लिया है। अन्य कोई तरीका नहीं है इसे इस तरह खराब करने का। वह फिर घूमी और अपने बदन को मरोड़ा। उसने अपनी बाहें घुमाई मानो वह कोई तैराक हो और किसी नए स्ट्रोक का अभ्यास कर रही हो। समसा को उसका यह कार्य सम्मोहक और उत्तेजक लगा। समसा मानसिक रूप से तैयार हो गया। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? उसने कहा। प्रश्न? उसने उस पर संदेहास्पद नजर डालते हुए कहा। मैं कल्पना नहीं कर सकती, लेकिन पूछो। तुम अक्सर इस तरह अपनी देह को क्यों मरोड़ती हो? उसने अपने होंठ थोड़ा सा खोले और समसा की ओर देखते हुए बोला। मोड़ना? उसने एक क्षण सोचा। तुम्हारा मतलब है इस तरह? उसने वे क्रिया दोहराई। हाँ, यही। मेरे ब्रेजियर फिट नहीं आते, उसने व्यंग से कहा। बस इतना ही। ब्रेजियर? समसा ने कमजोर आवाज में कहा। ये एक ऐसा शब्द था जिसे वह अपनी स्मृति में नहीं ढूंढ पा रहा था। ब्रेजियर? तुम जानते हो वो क्या होता है? क्या नहीं? युवती ने कहा। अथवा तुम्हें आश्चर्यजनक लग रहा हो कि कुबड़ी युवतियां भी ब्रेजियर्स पहन सकती हैं? क्या तुम सोचते हो कि ये हमारे लिए झंझट का काम है? कुबड़ी? समसा ने कहा। एक और शब्द जो उस विस्तृत शून्य में समाहित हो गया, जिसे वह अपने भीतर लिए हुए था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। फिर भी वह जानता था कि उसे कुछ कहना चाहिए। नहीं, मैं एकदम ऐसा नहीं सोचता, वह बुदबुदाया। सुनो, हम कुबड़ी औरतों के और भी अन्य अंग होते हैं, अन्य औरतों की भांति, और उन्हें सहारा देने के लिए हमें भी ब्रेजियर्स का प्रयोग करना पड़ता है। हम गायों की तरह ऐसे नहीं घूम सकती हैं। निश्चय ही, समसा घबरा सा गया। लेकिन ब्रेजियर्स हमारे लिए नहीं डिजाइन किए जाते। वे हमारे लिए नहीं होते हैं। हमारी बनावट सामान्य स्त्रियों से भिन्न है, समझे? हमें बार बार टेढ़ा होना पड़ता है। कुबड़ों की समस्याएं तुम्हारी कल्पना से अधिक होती हैं। क्या इसीलिए तुम मुझे पीछे से घूर रहे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बस जिज्ञासा थी कि तुम ऐसा क्यों कर रही थी। तो उसने निष्कर्ष निकाला कि ब्रेजियर्स ऐसा उपकरण था जो शरीर के एक ऐसे हिस्से पर पहना जाता था जिसे सही जगह पर रखने के लिए इस्तेमाल होता है, और कुबड़ा व्यक्ति इस युवती की तरह विशेष बनावट का होता है। इस दुनिया में कितना कुछ है उसे सीखने के लिए। क्या तुम निश्चित रूप से मेरा मजाक तो नहीं बना रहे थे? युवती ने पूछा। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था।
युवती ने अपना सिर उठाया और समसा की ओर देखा। वह कह सकती थी कि वह सच बोल रहा था। उसके भीतर उसे कोई बुराई नहीं प्रतीत हो रही थी। वह बस दिमाग से कुछ कमजोर लग रहा था शायद। वह संभवतः उससे कुछ ही साल बड़ा होगा। लंगड़ा होने के साथ ही वह बौद्धिक रूप से भी अपंगता का शिकार लग रहा था। लेकिन वह एक अच्छे परिवार से था और उसका व्यवहार शानदार था। वह देखने में भी सुंदर था, यद्यपि थोड़ा अव्यवस्थित और चिपचिपे चेहरे वाला। तभी उसका ध्यान उसके गाउन के नीचे के हिस्से की तरफ गया और उसने कहा, यह क्या बकवास है? समसा ने अपने गाउन की ओर देखा और उसे समझ में आया, उसने अनुमान लगाया कि यह दशा जो भी थी अनुचित थी। मैं समझ गई, उसने उसे लताड़ा। तुम्हारे मन में मेरे लिए गलत ख्याल आ रहे हैं और तुम शायद ये सोच रहे हो कि एक कुबड़ी से संबंध बनाना कैसा लगेगा। संबंध? उसने कहा, एक और शब्द जिसका उसे कुछ पता नहीं था। तुम कल्पना कर रहे होगे कि मैं एक कुबड़ी स्त्री हूं, तो शायद तुम बिना समस्या के साथ मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, ठीक? युवती ने कहा, विश्वास करो, तुम्हारे जैसे ढेरों विकृत मनोरोगी आसपास हैं जो सोचते हैं कि हम सब उन्हें वो करने देंगे जो वो चाहते हैं क्योंकि हम कुबड़े हैं। एक बार फिर से सोचो लफंगे, हम इतने गए गुजरे नहीं हैं। मैं बहुत भ्रमित हूँ, समसा ने कहा। यदि मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है तो मैं इसके लिए सचमुच तुमसे क्षमा चाहता हूँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दो। मेरा इरादा नुकसान पहुँचाने का बिल्कुल भी नहीं था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बहुत सी बातें मैं समझ नहीं पाता हूँ। ठीक है, मैं समझ गई। तुम शायद थोड़े सुस्त हो, ठीक? मुझे खेद है, समसा ने फिर कहा। भूल जाओ इसे। उसने नरम पड़ते हुए कहा, मेरे 4 नालायक भाई हैं और जब से मैं छोटी बच्ची थी तभी से उन्होंने मुझे ये सब कुछ सिखा दिया था। वे इस बड़े मजाक की तरह लेते हैं, निकृष्ट चारों के चारों। इसलिए जब मैं कह रही हूँ कि मैं जानती हूँ तो मैं मजाक नहीं कर रही। वह अपने औजार बैग में रखने के लिए झुकी, बिगड़े हुए ताले को कपड़े में लपेट कर एक और रख लिया। मैं ताला अपने साथ ले जा रही हूँ, उसने खड़े होते हुए कहा। अपने माता पिता को बता देना। या तो हम इसे ठीक कर देंगे या नया लगा देंगे। हाँ, नया लगाने में समय लग सकता है, जैसे हालात हैं उसे देखते हुए। उन्हें बताना मत भूलना, ओके? क्या तुम मेरी बात समझ गए? क्या तुम याद रखोगे? मैं उन्हें बता दूंगा, समसा ने कहा। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी, समसा उसके पीछे पीछे। ये विरोधाभास का बेहतरीन नमूना था। लग रहा था वे जैसे 4 पैरों पर रेंग रहे हों, जबकि समसा पीछे की ओर अप्राकृतिक तरीके से अत्यधिक झुका हुआ था, लेकिन उनकी गति एक सी थी। समसा अपने आप को सही करने के लिए कठिन प्रयत्न कर रहा था, लेकिन वह फिर भी उसमें सफल नहीं हो पा रहा था। सीढ़ियां उतरते हुए पीछे से उसके गति को देखकर उसका हृदय जोर से धड़क रहा था। गर्म ताज़ा रक्त उसकी धमनियों में उछाल मार रहा था। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ मेरा एक भाई आने वाला था, युवती ने कहा जब वे मुख्य द्वार तक पहुंच गए। लेकिन सड़कें सिपाहियों और टैंकों से भरी पड़ी हैं। लोगों से पूछताछ की जा रही है, इसलिए मेरे परिवार के पुरुष बाहर नहीं आ सकते। एक बार तुम गिरफ्तार हो गए तो कुछ पता नहीं कब लौटोगे, इसलिए मुझे भेजा गया, प्राग के आर पार अकेले। एक कुबड़ी लड़की पर कोई ध्यान नहीं देता, ये वो कहते हैं। टैंक? समसा भिन भिनाया। हाँ, ढेर सारे टैंक, तोप और मशीन गन के साथ। उसने बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा, और ये तोपें बहुत बड़ी और कठोर हैं और कई गुना अधिक मारक भी। आशा करती हूँ कि तुम्हारे परिवार के लोग सब सुरक्षित लौट आए। समसा ने बैल को सींग से पकड़ने का निर्णय किया। क्या हम फिर से मिल पाएंगे? क्या हमारा फिर से मिल पाना संभव होगा? उसने पूछा। मेरे पास नई जगह जाने की लिस्ट आ चुकी है। युवती ने समसा की ओर सिर उठाया। क्या तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे फिर मिलना चाहते हो? हाँ, मैं तुमसे एक और बार मिलना चाहता हूँ। अपनी स्थिति में? समसा ने एक बार फिर अपने को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं इसका क्या स्पष्टीकरण दूं, लेकिन मेरा इन भावनाओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। हो सकता है ये कुछ हृदय की समस्या हो। मजाक मत करो, उसने प्रभावित होते हुए कहा। हृदय की समस्या? ये तो इस बात को देखने का एक और नजरिया है, इसके बारे में मैंने पहले कहीं नहीं सुना। तुम देख रही हो कि इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है और इसका संबंध बनाने से कुछ लेना देना नहीं। नहीं, सच में। तो मुझे साफ बता दो कि ये मेरे दिमाग से नहीं, मेरे हृदय के कारण होती है। समसा ने स्वेरोक्ति में सिर हिलाया। भगवान कसम, युवती ने कहा। भगवान, समसा ने दोहराया, और एक शब्द जो याद नहीं आ रहा था, जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। मैं चुप हो गया। युवती ने धीरे से सिर हिलाया और अपने आप को फिर से घुमाया और टेढ़ी हुई। इसे भूल जाओ, लगता है भगवान कुछ दिन पहले ही प्राग को छोड़ चले गए। आओ हम उसे भूल जाएं। तो क्या मैं फिर तुमसे मिल सकता हूँ? समसा ने कहा।
लड़की के चेहरे पर एक नई रोशनी आई। उसकी आंखें कहीं दूर के कुहासे भरे परिदृश्य में उलझी सी लग रही थी। तुम सचमुच मुझसे मिलना चाहते हो? समसा ने सिर हिलाया। हम मिलके क्या करेंगे? हम आपस में बातें कर सकते हैं। किस बारे में? युवती ने पूछा। ढेर सारी चीजों के बारे में। बातें? बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में तुमसे पूछना चाहता हूँ। किस बारे में? इस दुनिया के बारे में, तुम्हारे बारे में, अपने बारे में। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। हमें बात करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए टैंक, भगवान, ब्रेजियर्स और ताले। एक बार फिर उनके बीच मौन पसर गया। मैं नहीं जानती, युवती ने आखिर में कहा। उसने अपना सर धीरे से हिलाया, लेकिन उसकी आवाज का ठंडापन कम ध्यान में आ रहा था। तुम्हारा लालन पालन मुझसे बहुत अच्छी तरह हुआ है, और मुझे संदेह है कि तुम्हारे माता पिता इस बात से उत्साहित होंगे कि उनके मूल्यवान बेटे का संबंध शहर के गरीब इलाके की कुबड़ी लड़की से हो, तब भी जबकि उनका बेटा थोड़ा लंगड़ा और मानसिक रूप से सुस्त है, और सबके ऊपर हमारे शहर में विदेशी सैनिकों और टैंकों की बाढ़ आई हुई है। कौन जाने आगे क्या होना है। समसा को सच में नहीं अनुमान था कि आगे क्या होना है। वह हर चीज के प्रति अंधेरे में था। भविष्य निश्चय ही, लेकिन वर्तमान और अतीत के संबंध में भी। क्या सही था और क्या गलत, कपड़े पहनना तक उसके लिए एक पहेली जैसा था। कैसे भी मैं इधर कुछ दिनों में आऊंगी, कुबड़ी युवती ने कहा। यदि हम इसे ठीक कर सके तो मैं ताला लेकर आऊंगी, और यदि ठीक नहीं हुआ तो मैं इसे तुम्हें वापस करने आऊंगी। सर्विस कॉल के लिए निश्चय ही तुमसे भुगतान लिया जाएगा। यदि तुम यहाँ हुए, हम मिल सकते हैं। हम लंबी वार्ता कर पाएंगे अथवा नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने माता पिता से इस बात को छुपा कर रखती। असली दुनिया में तुम्हें अपने भाव दिखाने के लिए प्रशंसा नहीं मिलती। समसा ने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया। उसे अब भी स्पष्ट नहीं था कि किस तरह इस प्रकार की बातों को छिपाया जा सकता है। ये विचित्र है, नहीं? युवती ने उदासी आवाज में कहा। हमारे आसपास की हर चीज उड़ रही है, लेकिन अभी भी लोग हैं जिन्हें टूटे ताले की चिंता है, और दूसरे हैं जो उसे ठीक करने हेतु कर्तव्य परायण है। लेकिन शायद यही तरीका है जैसी चीजों का होना चाहिए। संभवतः छोटी छोटी चीजों पर ईमानदारी और कर्तव्य परायणता से काम करके जितना हम कर सकते हैं, ही वह तरीका है जिससे हम होश में रह सकते हैं, तब जब हमारे आसपास की दुनिया ध्वस्त हो रही हो। युवती ने समसा के चेहरे को देखा। मैं तांग झांक नहीं करना चाहती, लेकिन दूसरी मंजिल के उस कमरे में क्या चल रहा था? तुम्हारे माता पिता को उस कमरे के लिए इतने बड़े ताले की क्या जरूरत थी, जिसमें बस एक चारपाई थी, और ताला टूटने पर उन्हें इतनी चिंता क्यों हुई? और खिड़की में जड़े उन लकड़ी के तख्तों का क्या मतलब था? क्या वहां कोई चीज बंदी बनाकर रखी गई थी? क्या ऐसा था? समसा ने अपना सर हिलाया। यदि कोई आदमी अथवा कोई चीज वहां बंद करके रखी गई थी तो वह उसे ही होना चाहिए। लेकिन यह क्यों जरूरी था? उसके पास इसको समझने का कोई सूत्र नहीं था। मुझे लगता है तुमसे पूछने का कोई फायदा नहीं, युवती ने कहा। ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। यदि मुझे देर हुई तो वो लोग चिंता करेंगे। प्रार्थना करना कि मैं सही सलामत पहुंच जाऊं, कि सैनिक एक बेचारी कुबड़ी लड़की को अनदेखा कर दें और उनमें कोई विकृत मानसिकता का ना हो। वैसे हमारी ही काफी दुर्गति हो रही है। मैं प्रार्थना करूंगा, समसा ने कहा। पर उसे कुछ पता नहीं था कि विकृत मानसिकता वाले कौन होते हैं और उसे किस तरह की प्रार्थना करनी थी। युवती ने काला बैग उठाया और झुके झुके ही दरवाजे की ओर बढ़ी। क्या मैं तुमसे फिर मिल पाऊंगा? समसा ने आखिरी बार पूछा। यदि तुम किसी के बारे में पर्याप्त सोचते हो तो निश्चय ही उससे फिर मिलते हो, उसने जाते जाते कहा। इस बार उसकी आवाज में सच्ची गर्माहट थी। चिड़ियों से बचना, उसने उसे सावधान किया। वह मुड़ी और सिर हिलाया। फिर वह गली में चली गई। समसा पर्दे की झिर्रियों से देखता रहा जब उसकी कुबड़ युक्त काया सड़क के पत्थरों को पार कर रही थी। वह विचित्र ढंग से चल रही थी, लेकिन आश्चर्यजनक गति से। उसे उसकी हर भंगिमा बहुत आकर्षक लग रही थी। उसे देखकर उसे किसी जलचर की याद आती थी जिसे सूखी भूमि पर रहने हेतु जल को छोड़ दिया। जहां तक वह बता सकता था, उसकी तरह चलना अधिक समझदारी भरा था बनिस्बत दो पैरों पर खड़े होकर सीधे लुढ़कने के। उस दृष्टि से ओझल हुए अधिक समय नहीं बीता होगा जब उसने महसूस किया कि अब वह सामान्य अवस्था में आ गया था। अपने गाउन की बेल्ट को ठीक कर वह डाइनिंग रूम की एक कुर्सी पर बैठ गया और बची हुई कोल्ड कॉफी पीने लगा। लोग जो यहाँ रहते थे वे कहीं और चले गए थे। वे कौन थे ये नहीं जानता था, लेकिन उसने कल्पना की कि वे लोग उसके परिवार रहे होंगे।
कुछ एकाएक घटित हुआ होगा और वो सब लोग वहाँ से चले गए होंगे। संभवतः वे कभी वापस नहीं आएंगे। दुनिया नष्ट हो रही है, इसका क्या अर्थ है? ग्रेगोर समसा को कोई अंदाजा नहीं था। विदेशी सैनिक, टैंक, चेक पॉइंट, हर चीज रहस्य के आवरण से लिपटी हुई थी। एक ही चीज जिसे वह निश्चय के साथ जानता था कि वह उस कुबड़ी लड़की से पुनः मिलना चाहता था, आमने सामने बैठकर उसे अपने हृदय की बात करना चाहता था, उसके साथ दुनिया के रहस्यों पर से आवरण हटाना। मैं उसे अपनी ब्रेजियर को ठीक करने के लिए टेढ़ा होते घूमते प्रत्येक कोण से देखना चाहता था। यदि संभव हो तो वह उसको छूना चाहता था, उसकी कोमल त्वचा को स्पर्श करने और उसकी गर्माहट को अपनी उंगलियों के पोरों से अनुभूत करने के लिए, उसके साथ साथ दुनिया की सीढ़ियों के उतार चढ़ाव तय करने के लिए। उसके बारे में बस सोचने मात्र से ही उसे अपने भीतर गर्माहट सी प्रतीत होने लगती थी। अब वह मछली या सूरजमुखी अथवा और कुछ भी, जहां तक की बात है, नहीं होना चाहता था। वह एक मनुष्य होकर प्रसन्न था। निश्चय ही 2 पैरों पर चलना और कपड़े पहनना बहुत बड़ी असुविधा थी। बहुत सारी बातें थी जिन्हें मैं नहीं जानता था। फिर भी यदि वह एक मछली अथवा सूरजमुखी रहा होता, एक मनुष्य की बजाय, तो उसका इन भावनाओं से कभी परिचय नहीं हुआ होता, ऐसा उसने महसूस किया। समसा वहां देर तक अपनी आंखें बंद किए बैठा रहा। फिर निश्चय करके वह खड़ा हुआ। उसने अपनी काली छड़ी ली और सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। वह दूसरी मंजिल पर जाकर ये समझने की कोशिश करेगा कि ठीक ढंग से कपड़े कैसे पहने जाते हैं। कम से कम अभी के लिए उसका यही मिशन होगा। सीखने के लिए संसार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दोस्तों, ये कहानी अब हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन कहानी ख़त्म करने से पहले चलिए कुछ बातचीत करते हैं इस कहानी के बारे में। फ्रांस काफ्का की मेटामॉर्फोसिस मेरी बहुत पसंदीदा किताबों में से एक है। ये कहानी भी इसी परिवेश में घटी है, लेकिन यहाँ ग्रेगोर समसा लंबे समय तक कीड़ा बनने के बाद एक इंसान में बदल जाता है। कहानी उसके इंसान बनने और उसके प्यार में पड़ने के बारे में है। ऐसा लगता है कि उसका परिवार कहीं स्थायी या अस्थायी रूप से बाहर चला गया है और ग्रेगोर एक कीड़े से दोबारा एक इंसान में रूपांतरित होने के बाद अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहता है, और प्यार में पड़ना एक ऐसी ही भूमिका बनाती है। जिस लड़की से वह प्यार करता है वह ताला बनाने वाली है। वह कोई रूढ़िवादी खूबसूरत प्रेमिका नहीं है जिसकी हम किताबों में उम्मीद करते हैं। ये एक कुबड़ी व्यक्ति है और उनका प्यार बड़ा ही सरल और बड़ा ही मासूम प्रतीत होता है। मुझे मुराकामी की ये कहानी बहुत ही पसंद आई। आपको इसका ऑडियो वर्जन कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आज की हमारी मुलाकात को यहीं समाप्त करते हैं। और सबसे मज़े की बात कि कहानी 1 घंटे की नहीं है, 47 मिनट में ही ख़त्म हो गई। दोस्तों, मैं आपसे जल्द ही मिलूँगी दोबारा एक ऐसी ही नई रोमांचक कहानी लेकर। मैं हूँ आपकी दोस्त रोशनी और आप सुन रहे हैं बातचीत विद रोशनी।